आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी आवाज़ सुन सकते होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के मंडे से जो है वो मिड टर्म स्टार्ट हो रहे हैं और उसके सिलसिले में कॉलेज वाले प्रिपरेशन कर भी रहे हैं और आपसे कम्युनिकेट भी कर रहे होंगे। हमारे जो मामलात हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि हमने जो है वो 2 पेपर्स जो है वो अटेम्प्ट करने हैं एग्ज़ाम में, पेपर 4 एंड पेपर 5। पेपर 5 के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि पेपर 5 में जो है वो सिर्फ़ हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो करेंगे, जो कि हम कर चुके हैं। और मैं आपको बता चूंगा कि क्वेश्चन नंबर 2 का एक फिक्स पैटर्न होता है जिस पैटर्न पे सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और मैंने आपको उसको कुछ 2-4 एग्जांपल्स भी करवाती हैं, मेरे ख्याल से वो काफ़ी हैं। तो आप जो है कुछ खुद से भी 2-4 क्वेश्चन कर लें प्रैक्टिस, क्योंकि ज़ाहिर है अब सारे क्वेश्चन करना तो सही नहीं है। 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे तो बस आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। असल बात ये है कि आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए, वरना क्वेश्चंस हमें कोई याद थोड़ी करनी है सॉल्व करके। तो पेपर 5 पे हमारी बात हो चुकी है, अब इसमें सिर्फ एक चीज़ रह जाती है कि ये एग्ज़ाम होगा किस तरह से। तो इसका जो एग्ज़ाम का जो प्रोटोकॉल होगा, एग्ज़ाम का जो मेथड होगा, वो अभी मुझे कॉलेज वालों से डिस्कस करना है, मैं नहीं कर पाया अभी तक। तो इस बारे में जो भी अपडेट मिलती है, मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ। नाउ एज़ फार एज़ पेपर 4 इज़ कंसीडर्ड, तो सिंपली आपका थ्योरी का पेपर है, जिस तरह के आपके स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस पेपर होते हैं, उसी तरह का पेपर है ये। टुडे आई हैव टू टॉक टू यू अबाउट द सिलेबस ऑफ पेपर 4, जो कि हमें इसमें डिस्कस करना है। देखें, ऑफिशियली अगर देखें तो जो टॉपिक हम कर चुके हैं वो टॉपिक्स कौन-कौन से हैं अभी तक हमारे पेपर 4 के। ऑफिशियली अगर देखें तो हम अभी तक जो है वो सर्कुलर मोशन का टॉपिक जो है वो कर चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा हम ग्रेविटेशन का टॉपिक कर चुके हैं। इसके अलावा हम ऑसिलेशंस का टॉपिक कर चुके हैं। इसके अलावा हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक कर चुके हैं। इसके अलावा हम कैपेसिटेंस का टॉपिक कर चुके हैं। इसके अलावा हम आइडियल गैस का टॉपिक जो है वो कर चुके हैं। इसके अलावा हम थर्मल प्रॉपर्टीज का टॉपिक कर चुके हैं। टेम्परेचर टॉपिक मैंने आपको कराया नहीं, लेकिन मैंने आपसे कहा था सिंपली इसका सिर्फ एक पेज है, कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन में बात हो चुकी है, लेकिन कम्युनिकेशन का मैंने आपसे कहा था कि इसको मैं आपको रिवीजन कराऊंगा। इसमें आपके सेक्शंस वगैरह बहुत ज़्यादा स्विच हुए थे, तो बहुत सारे बच्चों के बहुत सारी चीज़ें मिस हो गई थी। इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक हम कर चुके हैं। इसके अलावा हमने न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट की थी, लेकिन वो मिड टर्म जो कि अनाउंस हो गए थे, हमने बीच में उसको छोड़ दिया था। अब देखिए, हमारे टोटल जो है सिलेबस में 16 चैप्टर्स हैं, उसमें से जो बड़े वाले चैप्टर्स हैं वो मोस्टली हम कर चुके हैं। तो मेरा ख्याल है चूंकि ऑनलाइन एग्जाम देना वैसे आप लोगों के लिए मुश्किल होगा, एंड यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम एज वेल, बिकॉज ऑन कमिंग मंडे यू हैव योर फर्स्ट एग्जाम आई थिंक। तो मैंने ये सोचा है कि अगर हम इसको थोड़ा सा और शॉर्ट कर दें अनऑफिशियली, ऑफिशियली तो कॉलेज वालों ने आपको सिलेबस बता दिया होगा मिड टर्म का। अनऑफिशियली हम ये करते हैं कि कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आप अभी, अब जो आपके पास 3-4 दिन बचे हैं, इसमें ना करें प्रिपेयर, ताकि आपका टाइम बच जाए। फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन को तो हम पहले ही जो है वो रूल आउट कर चुके हैं, ठीक है। आप टेम्परेचर को भी रूल आउट कर लें, ये मैं करवा देता हूँ आपको टेम्परेचर, बट ये कि एग्जाम में इसका मैं क्वेश्चन नहीं दे रहा आपको, ठीक है। इसके अलावा आप इलेक्ट्रिक फील्ड को भी चले रूल आउट कर लें आप, ठीक। तो अगर आप ये तीनों चैप्टर को ये जो है वो रूल आउट कर दें यहाँ से, तो आपके पास 7 चैप्टर्स बचते हैं। कितने चैप्टर्स बचते हैं आपके पास? 7 चैप्टर्स बचते हैं। तो इन 7 चैप्टर्स को आप अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें, प्लस P5 का क्वेश्चन 2 ये भी मैं आपको अच्छी तरह से करवा चुका हूँ। आई होप आप लोग अभी तक समझ में आ भी चुका होगा कैसे सॉल्व करना है। तो बस ये 7 चैप्टर्स के लिए आप प्रिपेयर कर लें और P5 के क्वेश्चन नंबर 2 के लिए प्रिपेयर कर लें। मेरे ख्याल से आपका काम काफ़ी बेहतर हो जाएगा, आसान हो जाएगा, क्योंकि मैंने जो मेन चीज़ें हैं, जो मुश्किल चीज़ें हैं, वो हटा ही दी हैं। तो मुझे पता है कि ऑनलाइन पढ़ना फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम देना इट्स नॉट एन ईज़ी जॉब। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा-सा आपका सिलेबस जो है थोड़ा-सा बर्डन आपका कम कर दूँ, ताकि आप जो है कुछ बेहतर जो है परफ़ॉर्म कर सकें इसके अंदर। So bottom line is कि now you have to bottom line is that कि अब आपको जो है वो जो टॉपिक करने हैं वो सर्कुलर मोशन करना है, ग्रेविटेशन करना है, ऑसिलेशंस करना है, कैपेसिटेंस करना है, आइडियल गैस करना है, थर्मल प्रॉपर्टीज करना है और इलेक्ट्रॉनिक्स करना है, ओनली, बस।
ठीक है। तो आपको सिर्फ ये 7 चैप्टर्स जो है प्रिपेयर करने फॉर योर मिड टर्म्स। ये मैं अनऑफिशियली बात कर रहा हूँ, यानी कि ऑफिशियली तो सिलेबस में सब कुछ है, हम सारे चैप्टर्स कर चुके हैं, बट अनऑफिशियली मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं क्वेश्चन सिर्फ इन 7 चैप्टर्स में से दूंगा। ठीक है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात और है, वो ये कि चलिए खैर छोड़ें इस इंटरेस्टिंग बात को। तो ये 7 चैप्टर्स हैं, इन 7 चैप्टर्स को आप लोग जो है प्रिपेयर करें, और इन 7 चैप्टर से जो है वो हम इंशाल्लाह ताला पेपर बनाएंगे मिड टर्म का। ठीक है। ये जो चैप्टर्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, टेम्परेचर, कम्युनिकेशन के, ये जब हमारा इंशाल्लाह मिड टर्म हो जाएगा तो उसके बाद जो है हमारे पास टाइम होगा काफ़ी, क्योंकि उसके बाद फिर हमारा इतना ज़्यादा जो है वो सिलेबस नहीं बचा है। तो इंशाल्लाह ताला हम इसको जो है एक दफ़ा से फिर से पढ़ लेंगे, फिर से रीइंफोर्स कर लेंगे, फिर से रिवाइज कर लेंगे अलॉन्ग विद द चैप्टर्स लेफ्ट, जो चैप्टर रहेगा उनके साथ-साथ। और फिर मिड टर्म के बाद ज़ाहिर है पेपर 5 का क्वेश्चन 1 भी हम कर लेंगे। तो ये है कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो है 60 टू 70% काम हो चुका है। सो वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट आवर सिलेबस। हमारा सिलेबस माशाल्लाह से बहुत अच्छा चल रहा है। समझिए आप 16 चैप्टर में से 10 चैप्टर तो तकरीबन हो ही गए, और जो 6 चैप्टर्स बचे हैं वो भी जो लेंथी चैप्टर्स हैं वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 6 चैप्टर्स में 2 चैप्टर्स लेंथी होंगे, बाकी 4 चैप्टर्स हैं वो सिंपल छोटे-छोटे चैप्टर्स हैं। ठीक है। तो ये सिचुएशन है, ये मैंने आपको समझा दी है। अब आप में से जो लोग क्लासेस नहीं ले रहे हैं, उनको मत बताइएगा आप कि हमने ऐसा किया, ताकि वो इसी फ़िक्र में रहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ना है, कम्युनिकेशन भी पढ़ना है। हाँ, अगर वो यूट्यूब पे आज की अगर ये वीडियो देख लेंगे, तो शायद उनको पता चल जाएगा, अदरवाइज़ आप में से कोई मत बताइएगा उनको। अच्छा, आप हमारे पास आज की क्लास है और कल की क्लास है, 2 दिन में आप क्या करेंगे? क्योंकि द डे आफ्टर टुमारो थर्सडे से तो आपको प्रिपरेशन लीव मिल जाएगी, स्टडी लीव मिल जाएगी। इन 2 दिन में हम ये करते हैं कि हम कोशिश करते हैं एज़ क्विकली एज़ पॉसिबल, हम कोशिश करते हैं कि ये शुरू के 2 चैप्टर्स हैं, इनको हम इसका रिकैप कर लें, यानी कि सर्कुलर मोशन का और ग्रेविटेशंस का। क्योंकि सर्कुलर मोशन और ग्रेविटेशन का चैप्टर आप में से बहुत सारे लोगों ने मिस भी किया होगा, जो ज़ाहिर है शुरू में क्लास इन्होंने जॉइन नहीं की होगी, और ये हमने पढ़ा भी तो बहुत अरसे पहले था, तक मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट कोई 4 महीने तो हो गए होंगे इसको पढ़े हुए हमें, 4-5 महीने। तो ये कि मैं 2 टॉपिक आपके जो है इसका एक बड़ा क्विकली रिकैप कर देता हूँ, ताकि आपको जो है ज़रा वो एग्ज़ामिनेशन में आसानी रहे। ठीक है? सो लेट्स टॉक अबाउट सर्कुलर मोशन फर्स्ट। ठीक है? सर्कुलर मोशन। फर्स्ट वी टॉक अबाउट सर्कुलर मोशन। अब देखें, वी नो वेरी वेल कि जब आप एक सर्कुलर पाथ पे मूव करते हैं तो उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है। और इसका नहीं एक सर्कुलर पाथ है। अब एक सर्किल जो होता है उसका एक रेडियस होता है। ठीक है। और एक उसका डायमीटर होता है। डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। एक सर्किल का सरकमफेरेंस होता है। सरकमफेरेंस का 2 पाई आर होता है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप सर्किल में पूरा एक राउंड लगाते हैं, तो सर्किल में जब आप एक पूरा राउंड लगाते हैं तो जो एंगल बनता है वो एंगल कितना बनता है? 360 डिग्री बनता है। ठीक है। ये सब बातें आपको पता है। इसमें जो सबसे पहली डेफिनेशन आपको पढ़नी है इस चैप्टर में, वो है रेडियन की। सही। सबसे पहली डेफिनेशन जो पढ़नी है वो पढ़नी है आपको रेडियन की। रेडियन क्या चीज़ है? रेडियन जो है वो एक यूनिट है जिसमें आप एंगल को मेजर करते हैं। जिस तरह आप जो है वो एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं, ऐसे आप रेडियन में भी इसको मेजर कर सकते हैं। अब रेडियन का मतलब क्या होता है कि 1 रेडियन is the angle subtended at the center of circle when arc length covered is equal to its radius. तो रेडियन की डेफिनेशन क्या है? ये 1 रेडियन is the angle subtended at the center of circle
when the arc length covered is equal to its radius। अब देखिए इसका मतलब क्या है। मतलब है कि देखें भाई, जब आप एक सर्किल पे घूम रहे होते हैं, एक सर्किल का रेडियस होता है या आर होता है। फर्स्ट आप इस पॉइंट से लेकर अगर इस पॉइंट तक जाते हैं सर्किल पर, यहाँ से यहाँ तक जो आप लेंथ कवर करते हैं, लेंथ क्या कहलाती है? आर्क लेंथ। ठीक है। जब आर्क लेंथ एस कवर करते हैं तो बीच में जो एंगल फॉर्म होता है वो एंगल क्या होता है? थीटा होता है। तो आपने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एस इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है। ये आपने मैथ्स में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि आर्क लेंथ बराबर होती है आर थीटा के। एस का मतलब यहाँ पर आर्क लेंथ है, आर का मतलब यहाँ पर रेडियस ऑफ सर्किल है, और थीटा का मतलब है एंगल जो कि सेंटर पे फॉर्म हो रहा है। अच्छा, अगर आपने ओ लेवल्स में या बचपन में ये फॉर्मूला पढ़ा है मैथ्स में, तो आपने ये भी पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला यूज करते वक्त एंगल सिर्फ किस में होना चाहिए? एंगल सिर्फ रेडियन में होना चाहिए। इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं थीटा को सब्जेक्ट बनाऊं तो थीटा बराबर होगा आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस के। इस फॉर्मूले के हिसाब से रेडियन यानी कि एंगल जो है थीटा, वो बराबर होगा एस अपॉन आर के, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस के। अब मुझे बताया कि इस एक्सप्रेशन में थीटा का आंसर 1 कब आएगा? इस एक्सप्रेशन में थीटा का आंसर 1 कब आएगा? इस एक्सप्रेशन में थीटा का आंसर 1 उस वक्त आएगा जब एस और आर दोनों बराबर हो। तो जब एस और आर दोनों बराबर होंगे तो कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाएगा? 1। और ये 1 जो आएगा थीटा, ये 1 क्या होगा? ये 1 रेडियन होगा। तो मेरा आपसे सवाल है कि 1 रेडियन एंगल कब होगा? 1 रेडियन एंगल उस वक्त होगा जब एस आर के बराबर होगा। एस का मतलब क्या है? आर्क लेंथ। आर का मतलब क्या है? रेडियस। तो 1 रेडियन एंगल उस वक्त होगा जब आर्क लेंथ और रेडियस बराबर हो। तो अगर ऐसा है तो ऊपर डेफिनेशन में देखिए मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा है 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल व्हेन आर्क लेंथ कवर्ड इज इक्वल टू इट्स रेडियस। यानी जब एक सर्किल पर आप चलें और एक आर्क लेंथ कवर करें, सर्किल पर जो आप आर्क लेंथ कवर करेंगे अगर वो सर्किल के रेडियस के बराबर हो, तो फिर जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या कहलाएगा? 1 रेडियन कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन अगर बात करें, यानी कि आप एक सर्किल पे पूरा रिवॉल्व कर रहे हैं अगर, ठीक है, अगर आप एक सर्किल पे पूरा एक दफा घूमे यूं करके, तो अगर आप एक सर्किल पे पूरा एक दफा घूमे, यही फर्ज करिए सर्किल है, सर्किल पे पूरा आप एक दफा घूमे, तो आप जो आर्क लेंथ कवर करेंगे, सही है, पूरा सर्किल घूमेंगे तो आप जो आर्क लेंथ कवर करेंगे वो आर्क लेंथ किसके बराबर होगी? जब आप एक सर्किल पे पूरा एक दफा घूमेंगे तो जो आप आर्क लेंथ कवर करेंगे एस, वो बराबर होगी सरकमफेरेंस के। सरकमफेरेंस का मतलब क्या है? 2 पाई आर के बराबर होगी। तो एस बराबर होता है आर थीटा के। तो इस केस में 2 पाई आर बराबर हो जाएगा आर थीटा के। आर से आर कैंसिल, थीटा बराबर होगा 2 पाई रेडियन के। तो पता क्या चला? पता है चला कि पूरे चक्कर के लिए, पूरे साइकिल के लिए जो एंगल बनता है रेडियंस में, वो 2 पाई रेडियन बनता है। और यू कैन से दैट 2 पाई रेडियन जो एंगल है वो बराबर है 360 डिग्री। क्योंकि जब आप एक पूरा सर्किल घूमते हैं तो एंगल डिग्री में 360 डिग्री कहलाता है, और रेडियन में 2 पाई रेडियन कहलाता है। सो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, और पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि 2 वहां पे जाके डिवाइड करेगा तो 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। समटाइम्स यू हैव टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन एंड रेडियन इनटू डिग्री। तो अगर आपको फर्स्ट करें रेडियन को डिग्री में चेंज करना है, तो चेंज रेडियन इनटू डिग्री। अगर आपको डिग्री को रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे कि x फर्स्ट करेंगे, इफ यू हैव गॉट x रेडियन, आपके पास x रेडियन है, तो आप क्या करेंगे? इस x को मल्टीप्लाई बाय पाई करेंगे, सॉरी आप इस x को मल्टीप्लाई बाय 180 करेंगे और डिवाइड बाय पाई कर देंगे, तो ये डिग्री बन जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर आपको डिग्री को चेंज करना है रेडियन में, तो चेंज डिग्री इनटू रेडियन। आपको डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, मिसाल तौर पे x डिग्री है, तब उस x डिग्री को मल्टीप्लाई करें पाई से और डिवाइड करें 180 से, तो ये रेडियन में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर देखें, मेरे पास अगर फर्स्ट करें रेडियन में एंगल है मिसाल के तौर पर,
और रेडियन में मेरे पास एंगल है लेट से 0.7 रेडियन है मेरे पास। तो अब 0.7 रेडियन से कितना डिग्री बनेगा? 0.7 मल्टीप्लाई बाय 180 एंड डिवाइड बाय पाई। ठीक है, तो इसका आंसर देख लो क्या आ रहा है। इस तरह फर्स्ट फ्लोर का मेरे पास जो है वो 150 डिग्री है मिसाल के तौर पे। तो 150 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो 150 को मल्टीप्लाई बाय पाई करूंगा और डिवाइड बाय 180 कर दूंगा, तो ये रेडियन आ जाएगा। ठीक है, बताओ पहले वाले का डिग्री वाले का आंसर क्या आ रहा है? हाँ ये बताओ जरा, पहले वाले का क्या आंसर आ रहा है? 0.7 रेडियन कितने डिग्री के बराबर आ रहा है? जल्दी से कैलकुलेटर तो निकाल लो, या सो रहे हो सब पड़े हुए? सर 40.1। क्या गया? 40.1 डिग्री। और इसका आंसर क्या आ रहा है रेडियन का? सर 5/6 पाई। 5.6 पाई रेडियन। ऑलराइट, ये हो गया। अब इसके बाद अगली डेफिनेशन जो हमारी है इस चैप्टर में वो कहलाती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जिसको हम थीटा से शो करते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब बेसिकली एंगल है। ठीक है जी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब बेसिकली एंगल है। जब एक सर्किल पे आप मूव करते हो, मिसाल के तौर पर इस सर्किल पे आप यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने मूव किया, ये आपने आर्क लेंथ कवर किया, ये सर्किल का सेंटर है। तो आपने जो आर्क लेंथ कवर की है वो यहाँ से यहाँ तक कवर की। तो जब आप आर्क लेंथ कवर करते हो आप, तो while you are covering an arc length you are also subtending, you are also forming an angle at the center of circle। तो जब एक सर्किल पे घूमते वक्त जो आप सेंटर पे जो एंगल बना रहे होते हो ना, वो एंगल क्या कहलाता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो एंगल फॉर्म्ड, ठीक है, एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ सर्किल while moving on a circular path। ठीक है, यानी कि सर्कुलर पाथ पर चलते हुए जब आप सेंटर ऑफ सर्किल पे एंगल बनाते हो ना, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमेशा जो है इट इज मेजर्ड इट इज मेजर्ड इन रेडियन। ठीक है, इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप जो है रेडियन में मेजर करते हो। जिस तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है इसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी भी होता है। इसे ओमेगा से शो करते हैं। ये एंगुलर वेलोसिटी की सिंबल है ओमेगा, डब्ल्यू नहीं है, ये ओमेगा है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी बराबर होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जैसे लीनियर वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के बराबर होती है, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के बराबर। और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या बनेगी?
इट इज मेजर्ड इन, उसको हम मेजर करेंगे रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप रेडियन में मेजर करते हैं और टाइम आप सेकंड में मेजर करते हैं, तो उसकी यूनिट बन जाएगी रेडियन पर सेकंड बन जाएगी एंगुलर वेलोसिटी। क्या भाई, एंगुलर वेलोसिटी भी हो गई। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि देखें, आपको पता है कि एस बराबर होता है आर थीटा, ठीक है। अब दोनों तरफ अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो एस का मतलब है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये लीनियर डिस्टेंस, और थीटा का मतलब है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट या आर्क लेंथ डिवाइड बाय टाइम का मतलब क्या होगा, लीनियर स्पीड, और थीटा डिवाइड बाय टाइम का मतलब क्या होगा, एंगुलर स्पीड। तो लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड में एक रिलेशनशिप निकल आया, ये v बराबर होता है आर ओमेगा के। v का मतलब है लीनियर स्पीड और ओमेगा का मतलब है एंगुलर स्पीड। तो अगर आप एंगुलर स्पीड को रेडियस से मल्टीप्लाई करते हैं तो लीनियर स्पीड जो है वो निकल आती है, ठीक है। चले जी और आगे चलते हैं। इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट है हमारा वो कहलाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसको इसी से शो करते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या चीज है, देखें, अगर आप सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं, ये आपका सर्कुलर पाथ, ठीक है, अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं तो एट एनी मोमेंट आपकी जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है वो टेंजेंशियल है, यानी कि इस पॉइंट पे जो आपकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है वो ये है, ठीक है। अगर आप इस पॉइंट पर है तो आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, या इस पॉइंट पे आपकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ये है, इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ये है, इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ये है, ठीक है। तो हर पॉइंट पे जो आपकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है वो क्या है, वो डिफरेंट है। हर पॉइंट पे आपकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी डिफरेंट है। इसका मतलब है कि सर्कुलर मोशन में आप चाहे यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करो चाहे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करो, आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं हो सकती। आपकी वेलोसिटी इसलिए यूनिफॉर्म नहीं हो सकती क्योंकि हर पॉइंट पे आपकी डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो चेंज हो रही है। तो इस चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो किस वजह से होता है, कॉज्ड बाय द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन के दौरान हर पॉइंट पे आपकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही होती है, इसलिए एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अच्छा, इस तरह की फोर्स होती है जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखिए, अगर आपको सर्कुलर मोशन मेंटेन करनी है तो आपको हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज करनी है, और अगर आपको हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज करनी है तो इसका मतलब है कि आपको एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए आपको रिजल्टेंट फोर्स चाहिए, तो वो रिजल्टेंट फोर्स जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है या डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करती है, उस रिजल्टेंट फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली रिजल्टेंट फोर्स है that produces centripetal acceleration। सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स है जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ साइड। अभी सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है एफ सी, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है तो किसके बराबर होगी, एम ए सी के बराबर होगी, ठीक। अब जो आपका ए सी होता है बेचारा, ये बराबर होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। वी का मतलब है स्पीड,
या वेलोसिटी, लीनियर स्पीड या वेलोसिटी, और आर का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। तो इस हिसाब से एफ सी बराबर होगा किसके, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यानी अगर आप किसी ऑब्जेक्ट जो कि सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है उसके मास को इसकी वेलोसिटी के स्क्वायर को डिवाइड करते हैं रेडियस से, तो उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स निकल आए, या इसको आप एम आर ओमेगा स्क्वायर भी कह सकते हैं। एम आर ओमेगा स्क्वायर क्यों कह सकते हैं, क्योंकि जो आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है वो वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर है ना, तो वी इज ऑल्सो इक्वल टू आर ओमेगा। हमने लिखा था ना, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो है वो बराबर होगा आपका ए सी इज टू आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर। तो जगह आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, नीचे वाला आर स्क्वायर हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होगी एम आर ओमेगा स्क्वायर की। एम स्क्वायर अपॉन आर है, बी की जगह आर ओमेगा लिखा तो एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी। अभी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि एम बी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर है या एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, ये बेसिकली क्या चीज है, इस बात को ध्यान में रखिए कि ये एक रिजल्टेंट फोर्स है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स है कहलाती है, और रिजल्टेंट फोर्स जरूरी है टू प्रोड्यूस सर्कुलर मोशन। और दूसरी बात याद रखें, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल। सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में दो बातें याद रखना जरूरी है। नंबर वन, एक तो ये कि रिजल्टेंट फोर्स है ये, और दूसरी बात ये हमेशा सेंटर ऑफ सर्किल की तरफ होती है। ठीक है, अच्छा अब जरा आगे चलते हैं। नाउ विल डिस्कस सम एग्जांपल्स ऑफ सर्कुलर मोशन। पहले एग्जांपल जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, पहले एग्जांपल ये है कि एन ऑब्जेक्ट मूव्स एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ फ्लैट सर्कुलर ट्रैक। अब फर्ज करें कि ये एक फ्लैट सर्कुलर ट्रैक है इस तरह का। ठीक है, उस फ्लैट सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस है वो कितना है, इस फ्लैट सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस है वो आर है। एक ऑब्जेक्ट इसमें मूव कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट का मास एम है, और सब्जेक्ट की जो लिनियर वेलोसिटी है वो v है, और सब्जेक्ट की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या है, वो ओमेगा। जब आप एक फ्लैट सर्कुलर ट्रैक पे मूव करते हैं तो आपको जो रिजल्टेंट फोर्स मिलती है वो कहाँ से मिलती है, आपको जो रिजल्टेंट फोर्स मिलती है वो मिलती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से। ठीक है, यानी कि आपको कोई ना कोई तो फोर्स लग रही होगी ना इसके ऊपर, यहाँ पे जो फोर्स लग रही होती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही होती है। तो जब आप एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव करते हैं तो आपकी जो रिक्वायर्ड रिजल्टेंट फोर्स होती है यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स, वो किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर। ठीक है, तो व्हाइल मूविंग ऑन अ सर्कुलर फ्लैट ट्रैक जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर। दूसरे एग्जाम्पल, दूसरे एग्जाम्पल है व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ बैंक्ड सर्कुलर ट्रैक। ये बैंक्ड सर्कुलर ट्रैक का मतलब है इंक्लाइंड, यानी कि जो आपका सर्कुलर ट्रैक है वो फ्लैट नहीं है बल्कि इंक्लाइंड है। मतलब जैसे वो इंडोर साइकिलिंग ट्रैक्स होते हैं ना, क्रॉस में होते हैं, थोड़े से आड़े होते हैं, इस पे आप गोल गोल घूम रहे होते हैं। तो अगर मैं इस ट्रैक का आपको क्रॉस सेक्शन दिखाऊं तो इस तरह से क्रॉस सेक्शन बनेगा उसका। आपका ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रहा है, ये सरफेस इस पे मूव कर रहा है, मैं आपको सामने से क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूँ। ये सर्कुलर ट्रैक है जो कि इस तरह से इंक्लाइंड है। जब सर्कुलर ट्रैक पे आपकी गाड़ी चलेगी, ऑब्जेक्ट मूव करेगा, तो इस पर एक फोर्स तो लगेगी, इसका वेट जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। एक नॉर्मल रिएक्शन ऑफ सरफेस होगा जो कि नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ ट्रैक होगा, नॉर्मल रिएक्शन।
अब जो नॉर्मल रिएक्शन ऑफ सरफेस है, इस नॉर्मल रिएक्शन ऑफ सरफेस के अगर हम जो है वो इस नॉर्मल रिएक्शन ऑफ सरफेस के अगर हम दो कंपोनेंट बना लें, एक कंपोनेंट ये बना लें इसका, ठीक है, और एक कंपोनेंट ये बना लें इसका, और अगर ये एंगल को कंसिडर करें तो ये कंपोनेंट क्या कहलाएगा, आर कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट क्या कहलाएगा, आर साइन थीटा। अब इसमें से आर साइन थीटा जो बैलेंस कर रहा है वेट को, लेकिन आर कॉस थीटा जो है उसको कोई बैलेंस नहीं कर रहा। तो यहाँ पे जो आपकी रिजल्टेंट फोर्स बनेगी वो क्या बनेगी, यहाँ पर जो आपकी रिजल्टेंट फोर्स बनेगी वो बनेगी आर कॉस थीटा, और रिजल्टेंट फोर्स होती है उसी को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो इस केस में जो रिजल्टेंट फोर्स यानी कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी वो किसके बराबर होनी चाहिए, वो आर कॉस थीटा के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद तो नेक्स्ट आपके पास केस है वो क्या है, उसके बाद जो नेक्स्ट केस है आपके पास वो ये है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट is moved in a horizontal circle with a rope or string or a rod। यानी कोई ऐसे एक ऑब्जेक्ट है उसको आपने रस्सी से बांधा यूं करके, और रस्सी से बांधे उसको फिर गोल गोल घुमा रहे हैं इस तरह से, लेकिन हॉरिजॉन्टल सर्किल में घुमा। हॉरिजॉन्टल सर्किल का मतलब है जैसे आपकी छत पे जो पंखा घूम रहा है ना, तो पंखा जो घूम रहा है एक हॉरिजॉन्टल सर्किल में घूम, ठीक है। तो अगर आप एक सर्किल में हॉरिजॉन्टल सर्किल में इसको घुमाएंगे इस ऑब्जेक्ट को, मास को अगर फर्ज करें ये आपका हॉरिजॉन्टल सर्किल है फॉर एग्जांपल, तो आप इस हॉरिजॉन्टल सर्किल में इसको घुमा रहे हो मास को, तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स आपको मिल रही है वो है टेंशन। रस्सी में जो टेंशन है ना, टेंशन इन स्ट्रिंग जो है ये आपकी रिजल्टेंट फोर्स। तो यहाँ पर जो आपकी रिजल्टेंट फोर्स होगी वो क्या होगी, यहाँ पर जो आपकी रिजल्टेंट फोर्स होगी वो रस्सी में टेंशन होगी, और रिजल्टेंट फोर्स का मतलब क्या है, एफ सी, यानी सेंट्रल फोर्स, वो बराबर है टेंशन। इसके अलावा इफ द स्ट्रिंग इज इलास्टिक, और फर्ज करें अगर स्ट्रिंग जो इलास्टिक है मतलब वो एक्सटेंड हो सकती है, तो प्लास्टिक स्ट्रिंग के लिए जो टेंशन होती है वो बराबर होती है के एक्स के। के का मतलब यहाँ पे क्या है, के का मतलब यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट, जो आपने एएस में पढ़ा था ना डिफॉर्मेशन के चैप्टर में, और एक्स का मतलब क्या है, ये जो स्ट्रिंग जब खींचेगा तो जिसमें एक्सटेंशन हो, लिहाजा FC can also be equal to KX if it is elastic, and if the string is not elastic like it is a rigid rod, तो फिर FC सिंपली किसके बराबर होगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा ना, और देखें इसके अलावा और आपके पास क्या केस है, इफ a mass tied to the end of a string is moved in a vertical circle, यानी कि आपने एक मास को रस्सी में बांधा लेकिन आप उसको वर्टिकल सर्किल में घुमा रहे हैं, जैसे ये रस्सी है अब वो यूं घूम रहा है इस तरह से वर्टिकल सर्किल में। जैसे मिसाल के तौर पर गाड़ी का टायर घूमता है, तो गाड़ी का जो टायर घूमता है वो वर्टिकल वर्टिकल एक्सिस में घूमता है ना, वर्टिकली घूमता है वो। तो अगर आप वर्टिकल एक्सिस में किसी ऑब्जेक्ट को घुमाएंगे तो उसमें दो केस बनेंगे। पहला केस तो उसमें ये बनेगा कि आप वर्टिकल सर्किल में ऑब्जेक्ट को घुमा रहे हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो है वो टॉप ऑफ द सर्किल पर है, ये आपकी स्ट्रिंग है, और ये मास जो है टॉप ऑफ द सर्किल पर है। और दूसरा जो आपका केस बनेगा वो क्या बनेगा, दूसरा केस आपका ये बनेगा कि आप ऑब्जेक्ट को घुमा रहे हैं सर्किल में, और आपका ऑब्जेक्ट जो इस वक्त वो बॉटम ऑफ द सर्किल पर है यहाँ पर, ठीक है।
तो वर्टिकल सर्किल में घूमते वक्त हम दो पोजीशन को कंसीडर करेंगे, एक तो जब आप टॉप ऑफ द सर्किल पर हैं और एक आप बॉटम ऑफ द सर्किल पर हैं। तो जब आप टॉप ऑफ द सर्किल पर होंगे तो क्या सिचुएशन बनेगी, जब आप बॉटम ऑफ द सर्किल पर होंगे तो क्या सिचुएशन बनेगी, दोनों को हम डिस्कस कर लेते हैं। जब आप टॉप ऑफ द सर्किल पर होते हैं तो आपके पास दो फोर्सेस लग रही होती हैं, एक वेट जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड होता है और एक टेंशन इन स्ट्रिंग जो कि सेंटर ऑफ द सर्किल की तरफ होती है। तो यहाँ पर जो आपके पास रिजल्टेंट फोर्स लगेगी, वो रिजल्टेंट फोर्स कैसे आएगी, दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट फोर्स ऐड हो जाएगी W प्लस T। तो इस केस में जो FC होगा, जो सेंट्रल फोर्स होगी, वो बराबर होगी टेंशन प्लस वेट के। तो एक वर्टिकल सर्किल में जब आप रस्सी से पत्थर बांध के घुमाएंगे तो जब पत्थर टॉप पे पहुंचेगा तो सेंट्रिपिटल फोर्स जो बराबर होगी टेंशन प्लस वेट के। जब पत्थर बॉटम पे पहुंचेगा तो उसका वेट तो अभी भी वर्टिकली डाउनवर्ड ही लग रहा है, लेकिन टेंशन जो है वो हमेशा सेंटर ऑफ सर्किल की तरफ ही होती है। यहाँ पे जब आप रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे तो आप दोनों फोर्सेज ऑपोजिट हैं, तो आप एक फोर्स में दूसरी फोर्स को माइनस करेंगे, तो आप टेंशन में से वेट को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे सवाल ये कि मैंने टेंशन में से वेट को क्यों माइनस किया, मैंने वेट में से टेंशन को क्यों नहीं माइनस किया। ठीक है, सवाल ये कि मैंने टेंशन में से वेट को क्यों माइनस किया, वेट में से टेंशन को क्यों नहीं माइनस किया। जल्दी से जवाब दें इसका 10 सेकंड के अंदर। अभी जो बच्चा माइक अनम्यूट करके सबसे पहले इसका आंसर देगा उसको मैं एक मार्क एक्स्ट्रा दूंगा मिड टर्म में। जल्दी से, शाबाश। दादी इस डायग्राम फोर्स टुवर्ड्स सेंटर है ना सर, कौन सी फोर्स टुवर्ड सेंटर है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब कौन इस वक्त जो डायग्राम बनी है इसमें कौन सी फोर्स सेंटर की तरफ है। वो सर FC। FC तो डायग्राम में कहीं नहीं लिखा हुआ। सही है, तुम्हारी बात काफी हद तक सही है, कोई और ट्राई कर लो दिल से फटाफट, शाबाश। सर क्योंकि ऑब्जेक्ट इज स्टिल मूविंग इन अ सर्कल, तो जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रही है दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द वेट। हाँ देखें, बात सारी सिंपल सी है कि सर्कुलर मोशन में जो रिजल्टेंट फोर्स होती है सेंटर की तरफ होती है। अब अगर मेरे पास दो फोर्सेज हैं, एक सेंटर की तरफ है और एक सेंटर के ऑपोजिट है, तो रिजल्टेंट फोर्स जिस तरफ होती है हमेशा बड़ी फोर्स उसी तरफ लगती है ना, बचपन में पढ़ा था ओ लेवल्स में। अगर दो फोर्सेज ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट किस तरफ होगा। सिंपल सा सवाल है, दो फोर्सेज अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में तो रिजल्टेंट किस तरफ होगा, रिजल्टेंट उस तरफ होगा जिस तरफ बड़ी फोर्स होगी। तो मुझे पता है कि सर्कुलर मोशन में रिजल्टेंट फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ होती है, तो वो फोर्स जो कि सेंटर की तरफ होगी वो हमेशा बड़ी होगी। तो इसलिए मैंने टेंशन माइनस वेट किया है। अब रिजल्टेंट फोर्स को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर सेंट्रिपिटल फोर्स कहते हैं, तो वो बराबर होगी टेंशन माइनस वेट के बराबर होगी। और वो वाली बात जो मैंने पिछले केस में भी डिस्कस की थी कि इफ स्ट्रिंग इज इलास्टिक, और आपका जो स्ट्रिंग है वो एक इलास्टिक स्ट्रिंग है, उसमें एक्सटेंशन हो सकती है। ठीक है, सो इफ स्ट्रिंग इज इलास्टिक, अगर स्ट्रिंग में अगर जो एक्सटेंशन हो सकती है तो फिर हर दफा हम टी को kx के बराबर लिख सकते हैं, या टेंशन को स्प्रिंग कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय एक्सटेंशन के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इंतहाई मैंने क्विकली जो है आपको चैप्टर उनके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का जो है वो रिलेशनशिप बता दिया और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट का आपको रिव्यू करा दिया। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है ना, AC = V²/R, इसकी डेरिवेशन भी है जो कि सिलेबस का हिस्सा है, और उसकी डेरिवेशन मैंने करवाई हुई भी है आपको। ठीक है, तो जिन लोगों के पास ये लेक्चर्स मौजूद हैं पुराने, उनसे आप चाहे तो डेरिवेशन लिख सकते हैं। अगर आपको डेरिवेशन करने का बहुत शौक है तो बुक में देख सकते हैं, और बुक में भी देख के अगर समझ में नहीं आए तो आप मुझसे फिर से मालूम कर सकते हैं, डेरिवेशन मैं आपको अलग से करवा दूंगा। अभी फिलहाल इसलिए नहीं करवा रहा कि कभी एग्जाम में आज तक आई नहीं है ना कभी आएगी, बट इट इज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस, दैट इज आई डेरिवेशन मैंने करवाई थी। तो जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम ये चैप्टर पढ़ा था उनको भी मैंने डेरिवेशन करवाई थी है। आप लोगों को भी करवा दूंगा, लेकिन अभी मैं चूंकि आपको मिड टर्म के लिए जरा क्विकली रिकैप करा रहा हूँ तो उसने अभी फिलहाल मैं डेरिवेशन नहीं कर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिए। इसकी जो वर्कशीट है वो भी मैं फटाफट आपको सॉल्व करवा देता हूँ। Just give me a moment. ये रही, मेरी वर्कशीट भी आ गई मार्केट में।
कह रहा है डिफाइन रेडियन, रेडियन को भी डिफाइन किया हमने। रेडियन क्या है कि 1 रेडियन is the angle subtended at the center of circle when arc length covered is equal to the radius of circle। ठीक है, तो 1 रेडियन आप उतने एंगल को कहते हैं जो कि सेंटर ऑफ सर्किल पे बने जब आर्क लेंथ जो है वो रेडियस के बराबर। फिर ये कह रहा है टेलीस्कोप gives a clear view of a distant object when the angular displacement between the edges of the object is at least. The moon is approximately 3.8 exponent 5 kilometers from the earth. Estimate the minimum diameter of a circular crater on the moon surface that can be seen using the telescope. यही रहा है कि एक टेलीस्कोप है, फर्स्ट करिए भी टेलीस्कोप है। इस टेलीस्कोप से किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप देखेंगे तो उस ऑब्जेक्ट की जो एजेस होंगे, मिसाल के तौर पर इस ऑब्जेक्ट को देखना ही ऊपर, इस ऑब्जेक्ट की दोनों एजेस के बीच में जो एंगल बनेगा ना, ये एंगल मिनिमम कितना होना चाहिए? 9.7 x - 6 रेडियन। अगर ये एंगल फर्स्ट करें ऑब्जेक्ट छोटे साइज का, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, तो फिर ये एंगल जो है जिस इस ऑब्जेक्ट की एजेस के बीच में जो एंगल बनेगा वो कम हो जाएगा। तो अगर एंगल 9.7 x - 6 से कम हो ना तो फिर ऑब्जेक्ट आप नहीं देख सकते। अब कह रहे हैं ये एक चांद पर एक क्रेटर है, ठीक है, कह रहे हैं चांद पर एक क्रेटर है, ये चांद है भाई। अभी चांद की सरफेस पर ये क्रेटर है, गड्ढा है, इसको आप इस टेलीस्कोप से देख, तो जब इसको टेलीस्कोप से देखेंगे तो क्रेटर का जो एंगल बनेगा इस पर, वो एंगल मिनिमम इतना होना चाहिए। तो अगर ये मिनिमम इतना है तो फिर आप बताएं कि सर्कुलर ट्रैकर का जो है वो मिनिमम डायमीटर क्या होना चाहिए, यानी कि आपको ये चीज मालूम करनी है, डायमीटर, मिनिमम डायमीटर मालूम करना है। ये एंगल कितना है? ये एंगल है 9.7 एक्सपोनेंट -6 रेडियन, और जमीन से चांद का जो डिस्टेंस है वो है तकरीबन 3.8 एक्सपोनेंट 5 किलोमीटर्स। तो अगर आप आसान जबान में देखें तो बेसिकली ये आपको रेडियस दे रहा है एक सर्कल का, एंगल दे रहा है, और आपसे कह रहा है आर्क लेंथ बताओ। देखिए ना, ये जो चीज बन रही है ये पार्ट ऑफ सर्किल बन गया ना, एक सर्किल का एक सेक्शन बन गया ना ऊपर, एक बड़ा सा सर्किल हो तो सर्किल का ये हिस्सा बन गया ना बेसिकली, ये डायग्राम जो ये, इसमें ये रेडियस है, ये आर्क लेंथ है और ये एंगल है। वो होता है कि एस इज इक्वल्स टू क्या होता है? एस इज इक्वल्स टू आर थीटा होता है। ऐसा आपको मालूम करना है, आर की वैल्यू है 3.8 एक्सपोनेंट 5, थीटा की वैल्यू है 9.7 एक्सपोनेंट -6। तो ये किलोमीटर में डायमीटर आ जाएगा उस क्रेटर का। तो जल्दी से आंसर बताओ क्या आ रहा है, फटाफट जल्दी से। 3.8 एक्सपोनेंट 5 मल्टीप्लाई बाय 9.7 एक्सपोनेंट -6, जल्दी शाबाश। इसका आंसर है 3.68, यानी कि 3.69 या 3.7 कर लो उसको यार, 3.7 किलोमीटर्स। It suggests why craters of the same diameter as that calculated in part 1 but on the surface of Mars are not visible। अगर ये क्रेटर मिसाल के तौर पर ये चांद था, इतना बड़ा क्रेटर चांद पर है, ये दूरबीन, इतने बड़ा क्रेटर मार्स पर हो, ये रहा मार्स, और इतने बड़ा क्रेटर है मार्स के ऊपर। तो अगर आप यही क्रेटर अगर मार्स पर देखेंगे यूजिंग द सेम दूरबीन, तो फिर क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो जो एंगल बनेगा ये एंगल जो है
क्या कहते हैं 7x-6 से कम बनेगा, और जब एंगल 9.7x-6 से कम होगा तो ज़ाहिर है फिर आपको क्रेटर नज़र नहीं आएगा। तो जवाब ये है कि सिंस द डिस्टेंस from Mars greater, therefore the angle formed would be less than 9.7 exponent minus 6 radian, due to which it would not be visible, जिसकी वजह से फिर ये विजिबल नहीं होगा आपको। ठीक है, उसके बाद ये कह रहे हैं कि लार्ज बोल इज मेड फ्रॉम पार्ट ऑफ अ hollow sphere. A small spherical ball is placed inside the bowl and is given a horizontal speed as shown. The forces acting on the ball are its weight W and the normal reaction force R of the ball on the ball as shown. The normal reaction force R is at an angle theta to the horizontal. By resolving the reaction force R into two perpendicular components, show that the resultant force F acting on the ball is given by the expression W is equal to F tan theta. अभी जब हमने केस पढ़ा था ना, जो इंक्लाइंड सरफेस पे आप मूव कर रहे थे, तो आर के में दो कंपोनेंट बनाए थे। एक कंपोनेंट ये बना था, ये कंपोनेंट क्या था, आर कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट ये बनेगा और ये क्या होगा, आर साइन थीटा। तो देखें यहाँ पर डब्ल्यू जो है वो तो बैलेंस हो रहा है किससे, आर साइन थीटा से बैलेंस हो रहा है, डब्ल्यू आर साइन थीटा से बैलेंस हो रहा है। जो आपकी जो रिजल्टेंट फोर्स है एफ, वो किसके बराबर होगी, आर कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, तो एफ का मतलब यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स है। अब वो आपसे कह रहा है कि आप ये प्रूफ करो कि W बराबर है एफ टेन थीटा। तो देखें अभी हमने लिखा कि F बराबर है R किसके, कॉस थीटा के बराबर है, और आपका F जो है वो बराबर है R साइन थीटा। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लेते हैं तो R से R कैंसिल हो जाए, तो W बराबर होगा किसके, F कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखें आपको पता है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो 1 अपॉन टेन थीटा किसके बराबर होगा, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी गड़बड़, सर मैंने आर गड़बड़ साइन कर दी, थीटा था ऊपर। सही है, हाँ मैंने गलत लिख दिया था। W बराबर है R साइन थीटा और F बराबर है R कॉस थीटा। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं, R सार कैंसिल, तो W अपॉन F बराबर होगा टेन थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है, W विल बी इक्वल्स टू F टेन थीटा। प्रूफ कर दिया। Let's state the significance of the force R F for the motion of the ball in the ball. F is the resultant force called centripetal force. F यहाँ पर centripetal force है। ठीक है, the ball moves in a circular path of radius of 14 centimeter. For this radius, angle is 28 degree. So calculate the speed of the ball. अब the resultant force यानी कि जो FC है वो आपकी किसके बराबर है, वो बराबर है आपके W, नहीं मैं उल्टा कर रहा हूँ, W बराबर है आपके रिजल्टेंट फोर्स FC इंटू टेन थीटा के बराबर। ये रिलेशनशिप बना है ना, W बराबर होता है mg के, ठीक है, और FC बराबर होता है किसके, mv स्क्वायर अपॉन r। m से m कैंसिल, आपको क्या चाहिए, स्पीड, तो v स्क्वायर बराबर होगा जी आर अपॉन टेन थीटा के, और v बराबर होगा अंडर रूट जी आर अपॉन टेन थीटा। g की वैल्यू 9.81 है, r की वैल्यू 0.14 है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया, एंगल वैल्यू 28 डिग्री।
तो बस 9.81 into 0.14 डिवाइड बाय 1028 करके इसको स्क्वायर रूट ले स्पीड देखें क्या आंसर आ रहा है इसका, जल्द से बताएं मुझे। 1.60। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट इट। तो आपका सर्कुलर मोशन का पूरा रिकैप हो गया आपका, ये सही है। मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रिवाइज करा दिए और इसकी जो वर्कशीट थी वो भी सॉल्व करा दी। मेरा मशक उसको भी एक दफा देखें, उसमें एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सर इसकी Just- पीडीएफ भेज दीजिएगा। इसी पीडीएफ में भेज देता हूँ आपको। मैंने पिछली लास्ट पीडीएफ जो आपको भेजी है ना, मेरे ख्याल से काफी दिन पहले भेजी थी, उसके बाद से जितनी पीडीएफ है सारी आज इंशाल्लाह ताला मैं आपको एडिट करके सब एक साथ भेज दूंगा। ठीक है, तो ये कि कल की जो क्लास होगी इसमें इस तरह से मैं कोशिश करूंगा ग्रेविटेशन का कुछ आपको मैं रिकैप करा दूं, और हो सकता है कि मैं आपकी सर 5 चैप्टर आ रहे हैं क्या? क्या चीज? 7 चैप्टर्स आ रहे हैं। सर मेटा में 7 चैप्टर्स आ रहे हैं। भाईजान ये आप क्लास ले रहे हैं ना शुरू से आप? सर मैं शुरू में चला गया था ना। हाँ, मेरा ये सर्कल देखिए मोशन सामने स्क्रीन नजर आ रही है आपको, स्क्रीन पे कुछ चैप्टर हाईलाइटेड नजर आ रहे हैं आपको? जी सर। जो टॉपिक हाईलाइटेड नजर आ रहे हैं ना, बस इसके एग्जाम में क्वेश्चन दूंगा। सिलेबस तो पूरा है, ऑफिशियली सिलेबस पूरा है, लेकिन क्वेश्चन में से इन चैप्टर से दूंगा ताकि आप इस पे ज्यादा फोकस करें जरा। ठीक है, इन चैप्टर्स जिनको मैंने हाईलाइट किया ना, इस पे जरा फोकस करें, क्वेश्चंस इसमें से दूंगा। ठीक है, बाकी पीडीएफ तो मैं शेयर कर ही रहा हूँ ना आपके साथ, देख लिएगा कौन कौन से चैप्टर्स हैं एक दफा फिर। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी ये कल इंशाल्लाह हम ग्रेविटेशन का इसी तरह से रिकैप करने की कोशिश करेंगे, और अगर कल की क्लास में ग्रेविटेशन का रिकैप पूरा नहीं हो पाया तो फिर हम ये करेंगे कि उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेंगे, एक आध क्लास और रख लेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच।